गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चोल वंश। जहाँ इसमें बताया गया है कि ये केरल राज्य में शासन किया था। केरल राज्य में शासन चोल वंशों के द्वारा किया गया। देखिए, यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य भी थे, पांड्य जिसको चेर के नाम से भी जाना जाता है, और केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। कि अशोक के अभिलेखों से ही हमें पता लगा है कि उस समय यह एक स्वतंत्र राज्य था। चोल राज्य के निवासी तमिलवासी थे, तमिल भाषा बोलते थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया है। और तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा एक उदाहरण है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ करिकाल नाम का, जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली थी। उसने सिंघल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का भी निर्माण करवाया था। ये बताया जाता है कि जहां करिकाल ने नगर बसाया पुहार या पुगार, उसके साथ ही उसने वहां पर एक बांध का निर्माण किया। और उस बांध कहते हैं केरल नदी, जहां केरल में एक नदी है कावेरी। कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था ताकि सिंचाई हो सके। वह चोलों की राजधानी को गोरखपुर उरियर से कावेरी पतन ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 907 ईस्वी ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। चोल राजराज प्रथम, जहां बताया जाता है कि 985 से 1013 ईस्वी तक इसने राज किया, जो संपूर्ण मद्रास, तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहा गया है, तो मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंघल द्वीप श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत पर एक छत्र सम्राट बन गया था। तो चोल राजराज प्रथम जो था, श्रीलंका को भी अपने अधीन कर लिया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर वर्धेश्वर नाम से भी जाना जाता है एक मंदिर बनवाया भगवान शिव का, जिसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम, जो 1016 से 44 ईस्वी तक राज किया, और शक्तिशाली नौसेना थी उसके पास, जिसमें पेंगू, मर्तमान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को भी जीत लिया था। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार कर ओड, जो उड़ीसा, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की एक उपाधि धारण की। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजा अधिराज, जो 1044 से 54 ईस्वी तक चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोम्पल के युद्ध में मारा गया था। परंतु वीर राजेंद्र 1034 से 69 ईस्वी ने चालुक्यों के कुंडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया था। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। आपसी फूट पड़ गई चोलों में कि राजा कौन बने। तो इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम ने सिंहासन पर प्राप्त हुआ उसको, जो 1070 ईस्वी से 1122 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोत्तुंग में चालुक्य चोलों के नए वंश की स्थापना हुई। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। अब चोल प्रशासन इतना मजबूत था कि उसने किस प्रकार नगरों को बांट रखा था, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को किस प्रकार उन्होंने अपने क्षेत्र में बांट रखा था। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। तो बच्चों, ये चोल प्रशासन का पॉइंट वेरी मोस्ट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको बड़ी तैयारी के साथ हमें याद करना पड़ेगा। कहते हैं कि उसके प्रशासन में जो संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बांट रखा था। सारे चोल वंश के राज्य को 6 राज्यों में बांट रखा था। तो चोल 6 प्रांतों में किस प्रकार शासन करते थे ये बताया जाता है। उन 6 प्रांतों को मंडलम कहा जाता था।
और मंडलम के उपविभागों को कोटम और कोटम के उपविभागों को नाडु कहा जाता था। नाडु पुरम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटटर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे कि हर प्रतिवर्ष गांव का एक प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होता था। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता कहते हैं कि जो मंडल बनाया गया था उस मंडल को आजादी प्राप्त थी, लेकिन स्वायत्तता का अर्थ होता है आजादी। तो आजादी प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि का उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। तो भूमि का कर, जिसको हम लगान कहते हैं, वो लगान के कर के रूप में या तो अनाज लेती थी वहां का राजा, या स्वर्ण मुद्राओं के रूप में किसानों को देना होता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का, जिसको कासू कहलाता था, वेरी मोस्ट है 1 नंबर के प्रश्न में, कि चोल वंश में सोने का सिक्का चलाया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कासू, जो 16 ओस का होता था। ये सोने का माप है, 16 ओस के रूप में बताया गया। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। कहते हैं कि उनके पास थल सेना भी थी और जहाजी सेना भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी योजनाएं पूरी की, कि चोल राजाओं ने नहरों के द्वारा सिंचाई की थी, और उन्होंने जो बांध बनाए गए थे उनके वंशज कावेरी नदी के ऊपर, तो उसे नहरों का भी निर्माण किया गया था। फिर है चोल कला, कि चोल प्रशासन में किस प्रकार मंदिरों का निर्माण किया गया, किस तरह से। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया, और चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वहां वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृद्ध सदन सजावट के लिए पारस्परिक सिंह, जिसको चाली भी कहते हैं, ब्रेकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, जिसको राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है, क्योंकि कावेरी नदी के जो 100 मील लंबा बांध बनाया गया था, उससे नहरों का निर्माण किया जाता है, और चोल वंशों ने नहरों की शुरुआत की थी। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। चोल युग की नटराज, शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ है। वहां का समाज देखिए कि चोल वंशों में समाज किस तरह से क्या करते थे। कहते हैं कि वो भगवान शिव के उपासक थे, और स्त्रियों को सारी संपत्तियों पर अधिकार मिलता था, वो स्वामिनी होती थी। तो देखिए समाज, चोल राजा शैव धर्मानुभवी थे, भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए इनको शैव धर्मानुयायी कहा गया है। राजाधिराज के लेखकों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है, कि वो अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी करते थे। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी, कि जो स्त्रियां हैं उनको पति की स्वामिनी कहा गया है, कि उस पति की संपत्ति की जो है हकदार वो ही थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी, कि चोलों के समय में दास भी थे और देवदासियां भी रखी जाती थी। तो देखिए चोलों का वंश जिस प्रकार बताया गया है दक्षिण केरल में, जो पांड्या के नाम से बताया गया है, तो हम इसकी चोल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो दक्षिण भारत में चोल वंशों ने शासन किया। अब हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश जो दिया गया है, इसके प्रमुख शासक अर्काट और मद्रास और चित्रनापल्ली और तंजौर जिलों में राज्य करते थे। इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, चित्रनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में यानी कि जो पत्थरों में लिखी गई बातें हैं, पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम, जो लगभग 600 से 25 ईस्वी तक शासन किया।
नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उन राजाओं में से बताया गया है कि महेंद्र वर्मा वास्तु निर्माता था। शुभ और अशुभ के लिए वह भवनों को बताता था कि शुभ है या अशुभ है। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। और महेंद्र वर्मा प्रथम ने मतल विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। उसने महेंद्र तालाब भी बनवाया था और वहां पर उस तालाब का निर्माण करवाया था। उसने लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय और ने पराजित कर दिया था। महेंद्र का एक पुत्र हुआ और महेंद्र के पुत्र उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा, जो महामल के नाम से जाना जाता है, 642 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय को परास्त करके और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। पर चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित करके उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मालपुरम या महिराकोलम नगर की स्थापना भी की थी। वहां पर 5 रत्न मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई। कांची में भी पल्लव राजा ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों ने कुछ विष्णु के उपासक भी थे कि भगवान विष्णु की भी पूजा करते थे और कुछ भगवान शिव की भी पूजा करते थे। इस प्रकार पल्लव राजाओं का शासन बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चालुक्य वंश। देखिए, चालुक्य वंश का भी विस्तार से वर्णन किया गया है कि पुलकेशन प्रथम भी अश्वमेध यज्ञ करता था और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। चालुक्य वंशी पुलकेशन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान यानी 642 से 655 ईस्वी को छोड़कर 550 ईस्वी लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा राजा था पुलकेशन द्वितीय। सबसे अधिक प्रख्यात था, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की उसने 608 ईस्वी से शासन ग्रहण किया और उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। ये बताया जाता है कि 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ और पुलकेशन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नई चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा यानी शासन स्थापित किया। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों से भी संघर्ष चला और सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोपमन के युद्ध से करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध को उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया था। 7वां नरेश हुआ विक्रमादित्य षष्ठ, जो विक्रमांक के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विलहन को संरक्षण प्रदान किया कि उनके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था विलहन, तो विलहन को उसने अपने दरबार में रखा। विलहन ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रम देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। 1 नंबर के प्रश्न में ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है कि विलहन ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित कौन सा ग्रंथ लिखा था। यहाँ होता है उसका उत्तर विक्रम देवचरित। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। कहते हैं कि वातापी और कल्याणी के जो चालुक्य थे, उन चालुक्य राजाओं जो हिंदू धर्म के बताए गए हैं, फिर भी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को श्रेय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश और चालुक्य की राजधानी कल्याणी में रहते थे। तो कहते हैं कि मिताक्षरा एक ग्रंथ है
जिसमें हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ बताया गया है, हिंदुओं के नियम है। तो ये बताया गया है कि मिताक्षरा की व्याख्या की और लेखक प्रसिद्ध विधिवेता और विज्ञानेश्वर चाणक्य की राजधानी कल्याणी में रहते थे। तो याग्निक स्मृति में कहा गया है। ये मिताक्षरा वेरी मोस्ट पॉइंट है, 1 नंबर की क्वेश्चन के लिए। मिताक्षरा, मिताक्षरा को हिंदू कानूनों का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो मिताक्षरा का अर्थ यही होता है कि मिताक्षरा क्या है, तो हमें बताना पड़ता है इसका उत्तर कि चालुक्य वंश में जो हिंदू कानूनों के लिए एक आधिकारिक ग्रंथ है, हिंदुओं के नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानूनों को ही मिताक्षरा के नाम से जाना जाता है। तो हिंदुओं के लिए अलग नियम बनाए गए थे। ये कहते हैं कि चालुक्य वंशज सारे ही जो है हिंदू धर्म के थे, किंतु उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया, यानी उनको फलने फूलने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार चालुक्य वंश भी इस अपने इतना सा इतिहास दिया है छोटे छोटे संक्षेप में। और अपने लेसन नंबर 1 का तीसरा पॉइंट है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हमें समझना है कि ये जो बाहर से आक्रमण किया अनेक जातियों ने, जिनमें 3 जातियों का नाम याद रखना पड़ेगा हमें, शक, हुण एवं कुषाण। ये तीनों जातियां बहुत ही लड़ाकू जातियां थी। ये बाहर से आक्रमण करती थी, अपने कबीले और कुटुंब के साथ रहती थी और अपने कुटुंब के साथ आक्रमण करती थी और शासन करती थी। तो देखिए बाहर से आक्रमण की जाने वाली जातियां, और फिर किस प्रकार ये आत्मसातीकरण हुई। आत्मसातीकरण कहते हैं अपने भारत की संस्कृति में किस प्रकार विलीन हुई। ये लड़ाकू थी, लेकिन हमारे भारतीय समाज में हमारी संस्कृति भाईचारे वाली संस्कृति है, जहां हमने 2 विशेषताएं पढ़ी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुदेव कुटुम्बकम। तो संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है और सभी को भली भांति के रूप में अपने यहाँ सुख और शांति की एक विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति में ये तीनों जातियां धीरे धीरे जो है इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति को अपना लिया तीनों जातियों ने, इसलिए इसको कहा गया है आत्मसातीकरण। बात समझ में आई? आत्मसातीकरण बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आत्मसातीकरण के लिए हम विस्तार से पढ़ेंगे और इस विस्तार का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। बाकी जो आपको नोट्स बनाने हैं वो आपको स्वयं को तैयार करने हैं। जितना आप लिखोगे उतना ही याद रहेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बच्चों अच्छी तैयारी करनी है, अपने को अच्छे अंक बनाने हैं, अच्छी परसेंटेज बनानी है। आप अपनी स्वयं की मेहनत और लगन से इसका प्रयास करें, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।